हिंदी की साहित्यिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए ख्याति प्राप्त हिंदी लेखिका सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी गुस्ताखी माफ। तो शुरू करें कहानी गुस्ताखी माफ। सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक दाऊ साहब 70 के और सुगृहिणी मम्मा साहब 65 की। बघेल खानदान की माने तो दोनों बहुत लड़ते हैं और माने तो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लगभग 50 वर्ष का दाम्पत्य है। कहते हैं एक मुश्त सहचर्य में पति पत्नी के आचार विचार ही नहीं, चेहरे भी मेल खाने लगते हैं। यहाँ मामला सटीक नहीं बैठता। दाऊ साहब गठे हुए, अच्छी देह बाँह के, मम्मा साहब मोटी थुलथुल। अच्छी देह बाँह वाला गठीलापन, क्षत्रियों वाला सामंती स्वभाव और पुलिस विभाग का दबदबा रहा कि दाऊ साहब ने भ्रम जोड़ लिया, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं। ग्राम और पोस्ट जसो। दाऊ साहब का अंग्रेज़ों के ज़माने जैसा बंगलानुमा मकान दूर से पहचाना जाता है। दाऊ साहब पोस्टिंग में कुछ बार अंग्रेज़ों के ज़माने वाले बंगलों में रहे हैं। तभी इरादा बना जसो के पैतृक घर को दोनों अनुजों को बख्श अपने लिए ठीक बगल में ऐसा मकान बनवाएंगे जो अंग्रेजों के ज़माने का लगे। मकान देख उन्हें लगता पुलिस अधिकारी तो अब बने हैं। सामंती बोध को पुष्ट करते बंगले नुमा घर के भव्य कमरों, आंगन, दालान, छत, चौगान, पछीती की बगीची में दाऊ साहब और मम्मा साहब प्रहर और ऋतुओं के तापमान के अनुसार उठते बैठते हैं और पैतरे पर आ जाते हैं कि बहस बढ़े तो समय कटे, ख़त्म ना होने वाली निरर्थकता ख़त्म हो, जो कि होती नहीं। और अब सुबह का वक्त है। पगडंडियों से होते हुए खेतों तक टहल आने के पश्चात कसरत कर अब दाऊ साहब देह में सरसों का तेल चुपड़ रहे हैं। मम्मा साहब द्वार से झांकने आईं। क्या कर रहे हैं? बॉडी बना रहा हूँ। जुखाम ठीक से हुआ भी नहीं, पर अदरक तुलसी का काढ़ा चाहिए। तो इंतज़ार करूँ जुखाम ठीक से हो जाए? आप सावधानी का महत्व कब समझेंगी? ये मूंद कर रख दी हैं, आगे आपकी मर्जी। अब दाऊ साहब नहा धोकर परदनी लपेटे तमाम कमरों में झांक रहे हैं, जबकि जानते हैं मम्मा साहब पूजा घर में कुर्सी पर बिराजी साईं चरित्र बाँचती मिलेंगी। मम्मा साहब के बाएं घुटने की हड्डी घिस गई है। चिकित्सकों की राय में अधिक उठ बैठ करेंगी तो नी रिप्लेसमेंट ही उपाय बचता है। तो आशंका के मद्देनज़र ज़रूरत मुताबिक ही भूमिका सुख लेती हैं। क्या कर रही हैं? जन्म सुधार रही हैं। बिजली खाना बनाकर जा चुकी है, भूख लगाई है। पाठ पूरा होने दीजिए, शॉर्ट में कर लीजिए। सारी कटौती पूजा पर, तभी आपका प्रमोशन ना हुआ, नहीं तो एसपी कहाते। प्रमोशन की बात करती हैं। अरे मैंने दुर्दांत चोर डाकुओं को आदमी बनाया। आपको आदमी बनाने में हमारी उम्र लग गई और मैं आदमी नहीं बना, है ना? मेरे कारण अफसरनी बनकर रही। जब बीमार पड़ी थी स्लिप डिस्क हुआ था, सेवा मैंने की। आपके तीनों सपूत हाथ खड़े कर देते थे कि मम्मा साहब का भारी शरीर कैसे बैठाएं, कैसे उठाएं। आगे भी बीमार होंगी तो मेरा ही आसरा होगा। तो आपके तोरा तलवाइस अर्थात सुख सुविधा में हमने कमी रखी? ना घर आने का समय, ना जाने का, वह ड्यूटी। ऐसी साहबी झाड़ते रहे कि 6:13 पर गुलगुल कांगड़ी की चाय चाहिए तो चाहिए। वो अत्याचार नहीं था। मेरे नैतिक बल को चुनौती न दीजिए। चलिए प्रसाद पाइए, मतलब खाना खाइए, पूजा अब ना होगी। दोनों भोजन के लिए बैठे हैं। मम्मा साहब सब्जी में रोटी बोर कर दिखाने लगी। आज फिर खाने में तेल उतरा रहा है। बिजली मानती क्यों नहीं? क्योंकि तेल हजम करने की उसकी उम्र है। नहीं मानेगी तो हम भगा देंगी। क्यों विधवा पर कहर ढाती हैं? इतने कम पैसे में आपके चूल्हे चौके का भार उठाए है। अपने बच्चों के लिए बांधकर खूब ले जाती है। आप खाना बनाएं, नहीं ले जाएगी। मुझे तो अब मुनक्का, चना, चबेना, छाछ, दलिया हजम हो जाए, यही नक मनाता हूँ। पर आपसे नहीं होता कि सोलर कुकर में दाल दलिया बना दें। आप रिटायर होकर सुस्ता रहे हैं, हम चूल्हे में जूझें। हो गया, चैन से 2 कौर खाने दीजिए। दाऊ साहब सुस्ता रहे हैं। वक्त है कि गुजरता नहीं। मम्मा साहब ने पुकारा, इधर आइए। मम्मा साहब चिल्लाईं। अरहर की दाल धूप में बगरा रही हैं। दाऊ साहब आंगन में आ धपके। चिल्लाकर क्यों बताती हैं?
आपको सुनाई दे जाए तब ना, कान साथ नहीं देते। हमारी तो आंखें, घुटने, गर्दन, गुर्दे सब जवाब दे रहे हैं। गर्दन में कल बाईं तरफ पीड़ा थी, आज दाईं तरफ है, कल ठीक बीच में होगी। आपसे तकलीफ़ बताना जुर्म हो जाता है। मैं हकीम वैद्य हूँ, तसल्ली दे सकते हैं ना। कोई मुझे दे दे, कहने आया हूँ कभी मेरी वर्दी को भी धूप दिखा दिया करें। अब वर्दी का क्या करेंगे? 15 अगस्त आने को है। पाठशाला में मुझे हर साल झंडा फहराने के लिए बुलाया जाता है। मैं वर्दी पहन कर जाऊँगा। आप वर्दी का मूल्य, महत्व और उससे जुड़ गई ममता समझती यदि कायदे की पढ़ी लिखी होती। अपने बप्पा से बोल देते कि अनपढ़ से काज नहीं करेंगे, मतलब विवाह नहीं करेंगे। बप्पा ने हमारी कब सुनी, हम भी नहीं सुनेंगी। खफा हो दाऊ साहब पलटे और तेज गति दिखाते हुए कमरे में जा घुसे। देर बाद हाथ पोंछती हुई मम्मा साहब आईं। देखा दाऊ साहब अखबार में दत्त हैं। विद्युत आपूर्ति सुबह 10 से रात 8 बजे तक बंद रहती है। बिजना डुलाते हुए बोली, लाइटें नहीं रहती कि थोड़ा टीवी देखें। टीवी में कुछ नहीं रखा। लोग अपना दर्द बेच रहे हैं, हंसी बेच रहे हैं। सिनेमा वाले अपना तौलिया बेच रहे हैं और वो 1.5 लाख में बिक रहा है। तौलिया में हीरे जवाहरात लगे हैं। हमसे क्यों पूछती हो? अखबार में क्या खबर है? खबर है बुजुर्गों की बढ़ती आबादी से समस्याएं पैदा होने लगी हैं। मतलब संयुक्त राष्ट्र ने संसार की बढ़ती हुई आबादी पर जो हालिया रिपोर्ट जारी की है, उससे अर्थशास्त्रियों और राजनेताओं की चिंता बढ़ गई है। मतलब बुढ़ौनों की पेंशन और सामाजिक सुरक्षा देना समस्या बनती जा रही है। मम्मा साहब सकपका गईं। हम किसको दिक्कत देते हैं, किसके बाप का खाते हैं? सरकार का पेंशन तो गला दाब लें कि फांसी में झूल जाएं। भगवान नहीं बुलाता तो क्या करें? डरता है वहाँ भी गदर करेंगी। आपके जहर बाण से तो पिंड छूटेगा। स्वागत के लिए आपसे पहले पहुँचा हूँगा। और अब वक्त है शाम का। दाऊ साहब मौसम के अनुसार कुर्ता परदनी, गर्म वस्त्र, शर्ट, टी शर्ट आदि पोशाक धारण कर चौगान में रख दी गई इजी चेयर में आ विराजते हैं। आसपास से 4-6 लोग जुहा जाते हैं कि अफसर हकीम से देश दुनिया की कुछ बातें जानने को मिलती हैं। चेहरे में अभिजात किस्म का सयानापन चस्पा कर दाऊ साहब प्रमुख वक्ता की भांति इस तरह बोलते हैं कि बात उपदेश का रूप ले लेती है। सुख समृद्धि सुविधाएं देखी, खूब मान सम्मान पाया, एकदम स्वस्थ हूँ, न मधुमेह, न उच्च या निम्न रक्तचाप, न कोई भय न अवसाद। ऐसे नेक लड़के, सेवाभावी बहुएं, अच्छी शिक्षा ले रहे पोते पोतियाँ। भगवान से कहता हूँ क्या सब मुझे ही दे दोगे? दूसरों को भी दो। सच कहता हूँ आलीशान जिंदगी जी रहा हूँ। कभी आवाज़ नम होती है, वे संभल जाते हैं। लूज़र दिखना उनके स्वाभिमान के विरुद्ध है। और अब वक्त है रात का। छत पर बिस्तर लगा है। दाऊ साहब तारों भरा शुभ्र आसमान निहार रहे हैं। मम्मा साहब घुटनों में लहसुन और मेथी दाना डालकर चुराया गया अर्थात पकाया गया सरसों का तेल पोत रही हैं। दाऊ साहब बड़ा आग्रह कर बोले, इधर आइए। काहे? आवा हो, तुम्हें लील न ले बे, अर्थात तुम्हें निकल नहीं लूँगा। जब पोस्टिंग पर रहे आंचलिक बघेली बोली को जिह्वाग्र पर न लाते थे कि उनका बघेलखंड जैसे पिछड़े इलाके, वो भी जसों जैसे 3000 की आबादी वाले छोटे गांव से संबंध होना जाहिर होगा। अब मौज में आकर कभी कभी बघेली पर उतर आते हैं। हमार डील देखिन रहे हैं, लील न पाऊ, अर्थात हमारी कद काठी देख ही रही हैं, लील नहीं पाएंगे हम। आबा हो, सो जाइए, इस उम्र में चोचले नहीं सुहाते। आपने मांग और आपूर्ति में कभी संतुलन नहीं बैठाया और अब तो उम्र अवस्था चोचले की भी नहीं रही। बुला रहा हूँ कि एड़ियों में दर्द है, थोड़ा तेल मल देती तो नींद आ जाती। हमारे भी तो हाथ गोड़ पिराते हैं, पर हम किससे कहें तेल मल दे। मैं मल देता पर बुढ़ा गया हूँ। कोई छत फांद कर चढ़ाए और गला रेतने लगे तब खुद को छुड़ा लूँगा, हाथ में इतना दम नहीं है। डराइए नहीं, अकेलापन डराता है। टीवी में न्यूज़ थी, दिल्ली में एक संपन्न बूढ़ा बूढ़ी को किसी ने गला दबाकर मार डाला। हम यहाँ अकेले हैं, दादन का डर लगा रहता है, गांजा पीकर उसे चेतना नहीं रहती, क्या पता क्या कर डाले। दाऊ साहब के सबसे छोटे भाई का निकम्मा पुत्र दादन
दाऊ साहब के खेत अधिया में जोतता बोता था, ठीक हिसाब नहीं देता था, तो दाऊ साहब ने एक खेत एक पटेल को दे दिए। दादन कहता फिरता है, अफसर कक्कू पगला गए हैं, अपने लड़कों से बैर अब मुझसे बैर ठान रहे हैं, किसी दिन ठीक करूँगा इन्हें। मम्मा साहब का दिल धड़क गया। आप बहुत खेत बाड़ी घूमने न जाया करें। दादन दिन में 4 सरहंगों के साथ सट्टा खेलता है, रात में गांजा चढ़ाता है, कभी कुछ। आपने ऐसी बात कर दी कि आज हमें नींद नहीं आएगी। बजरंग बली नेकी कुशल राखें। दोनों ने आंखें मूंद कर एक दूसरे के लिए मौन प्रार्थना की, सुबह जीवित मिलें। और दाऊ साहब का हाजमा खराब, अकेलापन समस्या, खराब हाजमा एक समस्या। बुढ़ापे में चपल हुई स्वाद ग्रंथियों को काबू करते करते दाऊ साहब कल रात दाल भरी पूड़ियाँ तादाद में ज़्यादा खा गए। हाजमा ध्वस्त। सुनती हैं, शौचालय जा रहा हूँ, ये 19वां दस्त है। बता रहे हैं जैसे वेतन वृद्धि है। वो भी है, पेंशन रिवाइज हुई है। तब खुशी में पाचन खराब हुआ है। अरे आपकी दर भरी पूड़ी न खाते? चुप रहिए। आप चुप रहें तो इस घर की आधी समस्या हल हो जाए। आप चुप रहें तो पूरी समस्या। तब आप ही कहती थी कि मैं आपके साथ 2 मिनट बैठकर बात करने का वक्त नहीं निकालता हूँ, अब कहती हैं समस्या। मार्गदर्शन दें, क्या करूँ? शौचालय जाइए। और अब रसोई का सामान लाने दाऊ साहब जीप से निकटवर्ती कस्बा गए। एक वक्त था जब जस्सों के लिए पक्की सड़क नहीं थी, अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अच्छी सड़क बन गई है। 3-4 जीप गाड़ियाँ परिवहन में नाम दाम कमा रही हैं। दाऊ साहब सुबह 11 पर गए थे, अब सांझ होने को है, लौटे नहीं। प्रत्येक जीप की आहट पर मम्मा साहब चौगान में झांकती हैं। दाऊ साहब किसी जीप से उतर नहीं रहे। घर से जाने के बाद कहाँ मालूम होता है आदमी सकुशल लौटेगा। तेज रफ्तार, दुर्घटनाएं, बूढ़ों के लिए कहीं जगह नहीं। मम्मा साहब को झांकते देख दादन सुरती फांकते हुए चला आया। काकी, काहे खड़ी हो? दाऊ साहब अब तक नहीं लौटे। बड़ी भीड़ होती है, कहो बाजार हाट ना करें, हमको पैसा दाम दो, हम सौदा सामान लिया देंगे। दादन से सामान मंगाते थे, पैसे में हेर फेर करता था। दाऊ साहब का अटल फैसला, मैं घर में घुसा बैठा रहूं, इससे अच्छा है अपनी पसंद का सामान लाऊं। दादन पैसा मारता है और घटिया सामान लाता है। दादन की बात पर घबराई हुई मम्मा साहब हनुमान जी को सुमिरने लगीं। दाऊ साहब सलामत रहें, वरना हम कहाँ जाएंगी? श्री निवास और अंजनी मतलब छोटे बेटे बहू की शरण में, वहाँ से भाग आई हैं, फिर वहीं जाना। लाज राखो बजरंग बली। बजरंग बली ने लाज रखी। दाऊ साहब अगली जीप से आ गए। मम्मा साहब ने सुनाया, वहीं बस जाते, आपके दिद्दा के घर में। मम्मा साहब की बड़ी बहन कस्बे में रहती हैं। हमने सोचा का हो गया, आज आपका सुहाग सचमुच उजड़ जाता। मैं रोड क्रॉस कर रहा था, बाइक पर चढ़े 2 लड़के इतनी तेज गति से मुझसे टकराते हुए गए कि लगा भूचाल आया है। गलती लड़कों की, लेकिन पीछे बैठा लड़का चिल्लाता है, बुढ़ा बच गया रे बुढ़ा। आज की पीढ़ी में गैरत नहीं रही। बाबूजी कह देता, कुछ आदर दिखता। दाऊ साहब उद्विग्न से अधिक उदास। बुढ़ा गए हैं, पर जरूरी है बीच सड़क में चिल्लाकर एहसास कराया जाए कि बुढ़ा गए हो? सड़क में झूले लादे न फिरो, घर बैठो। सो उद्देश्य नहीं, पर मम्मा साहब ने पूछा, कैसा था वो सांड? सांड? लड़का। मर्दानगी ढूंढे नहीं मिलती थी, एकदम चिकना चेहरा, पिचका पेट, पतले हाथ। पलक झपकते आपने उसका हुलिया जान लिया। आप प्रश्न ही ऐसा करती हैं, अपनी जान बचाता कि लड़कों की सूरत निहारता? तभी तो कहती हैं हम रोज रोज झूला लटकाए न चल पड़े। पेंशन निकालने न जाएं कि सब्जी न लाएं, कि कहो फल न लाएं, कि चूरण वटी न लाएं। क्या लाए हैं? मम्मा साहब सब्जी वाला झूला लेकर आंगन में बैठ गईं। भिंडी में कीड़े हैं। कीड़े हैं तभी अच्छी है, वरना सब्जी के पौधों में ऐसे तेज असर वाले कीटनाशक छिड़के जाते हैं कि कीड़े पनप नहीं पाते। भिंडी में कीड़े हैं तो जानिए जहरीली नहीं है। केमिकल रंगों में डुबोकर ऐसी चमकदार सब्जियां दुकानों में सजी हैं जैसे पॉलिश की गई हो। हम लोग कीड़े खाएं? कीड़े जहर से तो बेहतर हैं। आप इतनी बहस क्यों करते हैं कि लगे जिंदा हैं? और अब दोनों दिद्दा के पोते के तिलक में सम्मिलित होने कस्बे जा रहे हैं।
मम्मा साहब जामनी फूलों वाली प्योर सिल्क साड़ी पहनकर तैयार हैं। दाऊ साहब ने माधुरी बिखेरी। खूबसूरत लग रही हैं। सब दिन थी, आपने देखने की ज़रूरत ना समझी। दाऊ साहब हड़बड़ी में रहे। मम्मा साहब को बहुत फुर्सत और भावना से महसूस नहीं किया, जबकि मम्मा साहब सुंदर रही हैं। एक विभागीय भोज में पुलिस कप्तान मैडम मैडम करते मम्मा साहब पर लट्टू हो गए थे। बाद में कितनों से कहा कि बघेल साहब जो हैं तो हैं, उनकी पत्नी कमाल की हैं। समझी? नहीं समझी, तभी तो इस घर में हम पत्नी नहीं पशु बनकर रहीं, जबकि आजकल की दुल्हनें डार्लिंग बनकर रहती हैं, पति को एक नहीं डरती। आप भी डार्लिंग? बात न कीजिए, तब आप शबाना आजमी के दीवाने हो रहे थे। असंभव बता रही हैं। स्वामी फिल्म देखी और दीवाने? एक्टिंग के। वही। चलिए फिर जीप में आगे की सीट भर जाएगी। भर जाए, भाग्य में धक्के बंधे हैं। कहा था आपसे श्रीनिवास को फ़ोन कर दीजिए, वो तिलक में आएगा ही। यहाँ तक आ जाता, हमें कार की सुविधा मिल जाती। श्रीनिवास को इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए कि खुद होकर हम लोगों को लेने आ जाता। मैं उसका सिपाही बनकर नहीं रहूँगा। समारोह की चहल पहल से पृथक एक ओर बैठे दाऊ साहब तप रहे हैं और चाह रहे हैं श्रीनिवास आए। बीच में दिद्दा आकर बता गई श्रीनिवास नहीं आएगा। दाऊ साहब अधिक तप गए। नहीं आएगा क्योंकि जानता है मैं यहाँ मिलूँगा। जबकि दिद्दा के दोनों बेटे बहू कितना सक्रिय होकर भागीदारी दे रहे हैं। आज भी संयुक्त परिवार है और गौरव के साथ हैं। दाऊ साहब ने जो भी खाया और बड़ी छत के एक कोने में बिस्तर लगवा कर पड़े रहे। देर बाद मम्मा साहब और दिद्दा आईं। दिद्दा ने दुख दर्द पूछा, बहनोई मच्छर तो नहीं चाब रहे हैं? चाबेंगे तो आप मरहम लगा देंगी। दाऊ साहब दो तकियों के सहारे ओढ़क होकर बैठ गए। दाऊ साहब के तपने को दिद्दा न समझी। मम्मा साहब ने समझाया, श्रीनिवास नहीं आया इसीलिए रिसाए हैं। दिद्दा ने अचरज दिखाया, बहनोई आपको तो मालूम होना चाहिए कि श्रीनिवास नहीं आएगा। फ़ोन पर बात नहीं होती का? हमारा बड़ा बेटा निमंत्रण देने गया रहा। श्रीनिवास बोला उसकी इच्छा आने की तो बहुत है, पर दाऊ साहब उसको देखकर अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उसकी वकालत ठीक नहीं चलती, इसलिए परेशान रहता है। अब शायद निकुंज मतलब श्रीनिवास का पुत्र की फीस की कुछ समस्या है। मम्मा साहब पूछने लगी, क्या समस्या है? बहनी ये तो तुम्हें पता होगा, हमें नहीं बताता। और तुम कभू पूछती नहीं? बहनोई आप श्रीनिवास से ऐसा नाराज़ हो गए कि उसका घर तज कर जसो आ गए तो आ ही गए। मैं उसका सिपाही बनकर नहीं रह सकता। दाऊ साहब अपने कुख्यात क्रोध को नहीं रोक सके। दिद्दा विभूण हुई। सिपाही जैसी क्या बात है? बहनी तुम अकेले कैसे रहती हो? घबराहट नहीं होती? हम तो घर परिवार के बिना रह नहीं सकते। थोड़ा सह जाते हैं कि बच्चों का साथ बना रहे। दाऊ साहब ने भ्रकटी तान ली। साथ बना रहे इसीलिए मैं लड़कों की स्तुति करूं? स्तुति तो मैंने अपने अधिकारियों की नहीं की। मैं उसका परिवार पाल रहा था, वो मुझे नहीं पाल रहा था। ठीक है आपके पास पैसा है और आप उसकी मदद करते थे, पर अब हम लोगों के शरीर में ताकत नहीं है, इसलिए झुकना होगा। बहनी बताती हैं दादन जैसा दुई कौड़ी का लड़का आप लोगों को धमका देता है, जबकि यही आपकी पनाही में पालिश करता था। अब बहनी के भी हाथ गोड़ थक गए हैं, कहाँ तक आपकी तुलवाइश बजाएगी? दिद्दा आगे बोलती किंतु मम्मा साहब ने संकेत से बरस दिया। तिलक समारोह से लौटकर दोनों आरोप अभियोग पर उतरे। दाऊ साहब का बयान आया। सोचता था तिलक में उत्साह रहेगा, पर आपकी दिद्दा ने शांति न बनाए रखी। दिद्दा का कौन दोष? हर कोई कह रहा था कि तीनों बेटों के होते हुए आप लोग जसों में अनाथ की तरह पड़े हैं। लोग हमें मजाक से देखते हैं या तो दया से। लोग हमें अपने तरीके से जीने दें, कहिए तो सब छोड़ छाड़ कर वृद्धाश्रम चला जाऊं। वहाँ का होगा? आपके अलावा कुछ और चेहरे देखने को मिलेंगे। मम्मा साहब कसमसा कर कुछ तिरछा होकर बैठ गईं। हमसे इतना उबिया गए हैं? हाँ, क्योंकि आप दिद्दा जैसी सहनशील नहीं हैं। आप हमारे जीजा जैसे समझदार भी नहीं हैं। दिद्दा हर काम में बहुओं को आगे कर रही थी। जीजा हर काम में बेटों की सलाह ले रहे थे, जबकि आपके राज में हमारे लड़के बकरी बनकर रहे। आपके राज में बहुएं? आप बाप नहीं पुलिस कप्तान बने रहे। आप अमरबेल बहुओं से सेवा लेती रहीं और उन्हें सुखाती रहीं। आप में और आपके तमंचे में बहुत फ़र्क नहीं रहा। आप बात बात में तमंचे की तरह फूटते हैं। रिवॉल्वर और तमंचे में फ़र्क करना सीखिए।
हमको जो सीखना था सीख लिया। आपने बच्चों के साथ समझौता करना नहीं सीखा। अंजनी से रोटी तनिक जल जाए आप कहते थे कार्बन हो गई। आपको शाम 4:15 पर बेल का शरबत चाहिए तो चाहिए, तभी वो आपसे रिसाई रहती थी। विभाग में काम करने का मेरा एक तरीका रहा है तो घर में रहने का तरीका भी रहा है। तभी मुठभेड़ मतलब एनकाउंटर करने की आदत नहीं जाती। आपने अंजनी से कम मुठभेड़ की। आपने बहुओं को, खासकर अंजनी को, घर का सदस्य माना ही नहीं। अब मुझे समझ में आता है उसने आपका बहुत शासन सहा, जबकि आपने अपनी सास को हिंडोले में नहीं झुलाया था, पैर नहीं दाबे, यहाँ तक कहा अम्मा जी कब मरोगी, जब पंख उगाएंगे। गांव में धारणा है सांप 100 वर्ष पूरे कर लेता है तब उसके पंख निकल आते हैं, वो उड़ सकता है। उड़ते समय उसकी छाया व्यक्ति के किसी अंग पर पड़ती है, वो अंग लकवाग्रस्त हो जाता है। हमने अम्मा जी के पैर नहीं दाबे तो आप कौन सा तीरथ करा लाए थे। वे मरी, 5वें दिन जसो पहुँचे थे। बड़े सपूत आप, आग छोटे ने दी। हमारी खामियां न बताइए। आपका दोष ये रहा आपने केवल अपना पक्ष सोचा। जब आप बहू थी अम्मा जी जल्लाद, अब आप सास हैं तो बहुए चालबाज। अंजनी से आपका खास बैर रहा कि दहेज न लाई। आप क्या लाई थीं? हांडा, कोपरी, बटुआ, बटलोई, एक ठो भैंसिया, मन भर चावल। बीए पास लड़के को तब यही मिलता था। श्रीनिवास बघेल तो कलेक्ट्री कर रहे थे। नहीं कर रहा इसलिए आप उसे अपना सिपाही समझते हैं। दोनों बड़े खूब कमा रहे हैं, उन्हें आपका खजाना नहीं चाहिए। वो बेचारा मोहताज। आप आंखें तरेरते रहे। कभी उसने विरोध किया तो तमंचे की तरह फूटने लगे। देखिए, लड़के बराबर के हो जाएं तो उनका अदब मानना पड़ता है। आपने नहीं माना, इसी कारण हम जसों में पड़े गर्मी झेल रहे हैं। तो अब गुनाह कबूल। मम्मा साहब चित्त पड़ी अदृश्य में निहार रही हैं। सामंजस्य बनाना चाहिए था। हाथ पैर हमारे थक रहे हैं, उनके मजबूत हैं। हम एहसान दिखाती रहीं। ऐसे प्रतिष्ठित घर की बहू बनने की अंजनी की औकात नहीं थी। वो तो श्रीनिवास पढ़ने में कमज़ोर रहा और हमें समझौता करना पड़ा। बड़ी बहुओं की तरह ये दहेज न लाई। इस अपराध में सबके बाद खाती, सबके बाद सोती, सबसे पहले उठती, चुप रहती, हुक्म बजाती, फिर भी हम उसके औगुन गिनती नहीं। बड़ी बहू बड़े लड़के के साथ अमेरिका सटक ली। सुनती हैं किसी दुकान मतलब शॉपिंग मॉल में काम करती है। हमारा लड़का इतना कमा रहा है पर बहुरिया को संतोष नहीं। मंजिला लेह लद्दाख जाने कहाँ कॉलेज में पढ़ाता है तो मजली वहाँ सटक ली। सुनती हैं स्कूल में पढ़ाती हैं। हमारे हत्थे चढ़ते रहे श्रीनिवास और अंजनी। हमको पद और पैसे की बड़ी अकड़ रही। तब देह भी मजबूत थी, अब देह में दम नहीं है। पड़े हैं जसों में शराब भोगते, अमर बेल बन गए हैं हम तो। बिछावन के दूसरे सिरे पर सिकड़े दाऊ साहब लगा रहे हैं लेखा जोखा, कर रहे हैं हिसाब जिंदगी का, झांक रहे हैं आत्मा की तहों में। सच है, मैंने लड़कों को पुत्र कम सिपाही अधिक समझा। मेरी परेशानी ये रही, मैं प्रशासनिक अधिकारी बनकर रहा, विभाग में और घर में भी। विभाग में होती उठा पटक तिकड़मों से कभी निराश हुआ, घर में अधिक कड़क कठोर बनकर प्रस्तुत हुआ कि सत्ता कायम रहे। एक पुकार पर हुक्म की तालीम हो, बच्चे भय खाते रहे। छुट्टी में जब जसो आता, सामंती आचार संहिता का पालन करते हुए छोटे भाइयों को अपना दरबान समझता। आज पाता हूँ मैंने कर्तव्य भावना से नहीं एहसान की तरह किए हैं। आत्ममुग्ध ऐसा रहा कि अपने अलावा सबको डफर माना। मैं हरदम अव्वल आता रहा, जबकि तुम लोग। एक बार भरी बरसात में नदी तैरकर जसो पहुंचा था, बगल में मुर्दा बह रहा था, जबकि तुम लोग। विभाग का मैं जाबाज अधिकारी हूँ, मेरे हाकिम मुझसे एक्शन प्लान पूछते हैं, जबकि तुम लोग। अपने काम को ऐसा ग्लोरीफाई करके बताता रहा कि किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। मेरा शासन ऐसा जबर रहा कि लड़कों की एक ना सुनी, कभी नम्र नहीं हुआ, समझौता नहीं किया, बच्चों से समीपता बनाने का ख्याल तक नहीं आया। नहीं सोचा संबंधों को बनाए रखने का अभ्यास ना करो तो वे असहज होते हुए फिर अमूर्त हो जाते हैं। न जाने कब और क्यों अनुशासन, प्रशासन, अहंकार, ऐंठ बनाए रखने की आदत बल्कि जिद हो गई। सच है, मांगने पर तत्काल चाय ना मिले तो मैं उत्पात करता था। तन बदन में पैसे की गर्मी थी। अब हाथ पैर थक चुके हैं। समझ में आ रहा है आर्थिक नहीं भावनात्मक ज़रूरतें फिर भी होती हैं। पुलिस विभाग का दबदबा, लाल बत्ती गाड़ी, सैल्यूट, जांच, निरीक्षण, बैठक, दौरे, एनकाउंटर, वर्दी वाले दिन नहीं रहे।
लेकिन मैं पुलिस कप्तान बना रहा। सेवानिवृत्ति दिनांक को दाऊ साहब ने खुद को रिक्ति से घिरा पाया था। वर्दी उतरी मानो वजूद उतर गया। संभावनाएं खत्म हो जाएं, लेकिन एकाएक सक्षमता खत्म नहीं होती। पद छूट जाए पर पद के प्रभाव को एकाएक छोड़ देना संभव नहीं होता। फिर खुद को निष्क्रिय और चुका हुआ कैसे मान लें? टहलना, खाना, पाचन सही रखना, शरीर की देखभाल, रात में नींद आ जाए जैसी चिंता करना ही यदि अब जिंदगी का मकसद बचता है तो यह जिंदगी का उत्सव नहीं, मौत का इंतजार है। जसों में अंग्रेजों के ज़माने जैसा बंगला नुमा घर सचमुच अरमानों से बनवाया, पर अब बिजली, पानी, सड़क की असुविधा और गंवई लोगों की पंचायत सुनते हुए खुद को गारद करना उन्हें असम्मानजनक लग रहा था। उन्हें राहत मिली कि श्रीनिवास का भविष्य परख उसे लॉ की डिग्री दिलवाकर वकालत करने की पात्रता दिला दी और गृह जिले में MIG खरीद दिया। दोनों बड़े बेटों के अच्छे प्रतिशत और अच्छे पद दाऊ साहब की छाती फुलाते थे, जबकि श्रीनिवास का निम्न औसत प्रदर्शन पिचका देता था। वे उससे विशेष खफा रहते थे, लेकिन लगा श्रीनिवास हुक्म बजाने के लिए बढ़िया है। अंजनी को सेवा में लगाए रहेंगे, विशिष्टता का बोध बना रहेगा, योद्धा की तरह रहे हैं और रहेंगे। श्रीनिवास ने दाऊ साहब के सम्मान में पीछे वाला छोटा कमरा सजा दिया। आगे का छोटा कमरा बैठक और दफ्तर की तरह इस्तेमाल होता है, जहाँ ईद के चांद की तरह कभी कोई मुवक्किल दिखाई दे जाता है। लंबे कमरे में वो, अंजनी, 2 बच्चे और गृहस्थी। दाऊ साहब को सेवाएं मिल रही थीं, लेकिन लग रहा था खाली बैठकर अपनी क्षमता को जाया कर रहे हैं। जवानी में MA LLB एक साथ किया था तो वकालत करने का चाव उमड़ पड़ा। सुनो श्रीनिवास, तुम जैसे सुविधा भोगियों में काम करने का जज्बा नहीं बन पाता है। मैं आर्थिक सहयोग ना करूं तो पता नहीं क्या करोगे। मैं दिखाऊंगा वकालत कैसे की जाती है। कचहरी से संबंध रहा है, गवाही के लिए जाना पड़ता था। दफ्तर में ठीक सामने दाऊ साहब बैठे मिलेंगे जैसी भयावह कल्पना कर श्रीनिवास ने उनके हौसले तोड़ने का तमाम प्रयास किया, पर वे जबलपुर से वकालत का लाइसेंस बनवाने में सफल हुए। कचहरी में पुलिस विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रस्तुत होना भिन्न अनुभव था, अधिवक्ता की तरह प्रस्तुत होना भिन्न। कहाँ पुलिस विभाग का रौब-दाब, अहंकार, अभिमान और कहाँ जमीन जायदाद, पट्टे, दुकान, हत्या, अपहरण में लगे मुवक्किलों का कपट। अहंकार से भरे जज, पेशकार, नाजिर, आदेश, निर्देश, रिमांड, चालान, अपनी बारी का इंतज़ार और पेशी की बढ़ा दी गई तारीख, व्याप्त अनियमितता और ढीलपोल। दाऊ साहब को लगता वे लूज़र हो रहे हैं। आक्रोश था या निराशा। श्रीनिवास के दफ्तर में बैठ मुवक्किल की काउंसलिंग करने लगे। तलाक क्यों लेना चाहते हो? मैंने अनपढ़ पत्नी के साथ उम्र गुजार दी, तुम तलाक चाहते हो कि पत्नी अल्पशिक्षित है? मैं उप पुलिस अधीक्षक रहा हूँ, तुम क्या हो, कपड़े के व्यापारी ना? तुम चाहते हो तलाक दिलाने के लिए मैं और श्रीनिवास तुम्हारी पत्नी को विक्षिप्त, मानसिक रोगी या चरित्रहीन साबित करें? ये नहीं होगा। श्रीनिवास घबरा गया। दाऊ साहब आप चुप। मुवक्किल ने वकील बदल लिया। केस छिंजाने का झटका था या दाऊ साहब के समक्ष पूरी उम्रहीन बनकर रहने का रिफ्लेक्शन? दाऊ साहब सदमे में, जबकि श्रीनिवास थम नहीं रहा था। दाऊ साहब, ऐसे तो आप मेरे मुवक्किल तोड़ देंगे। मेरी वकालत नहीं चल रही थी तो आपके आने पर भी नहीं चल रही है। बरसों का बना लिहाज तोड़ रहा है असुर। दाऊ साहब ने ऐनक उतार कर श्रीनिवास को जद में लिया। चुप, तुम्हारे भीतर क्षमता ही नहीं। होती तो बड़े भाइयों की तरह कुछ कर दिखाते। उन दोनों ने मुझे मुक्त कर दिया, पर मैं अब भी तुम्हारे परिवार को पाल रहा हूँ। ये घर, ये कार, माल, असबाब सब मेरा है। न अंजनी बाप के घर से लाई, न तुमने कमाई की है। तो रियम्बर्स मांगेंगे? आप भैया लोगों की तुलना में मुझे बुद्धिहीन बताते रहे, मैं चुप रहा। सख्ती करते रहे, मैं चुप रहा। आप कुछ पैसे देते हैं, उससे अधिक मैं डर के और रहता हूँ। मैं ही नहीं, अंजनी, ये बच्चे, निकुंज और उसकी बहन मनु तक। आप और मम्मा साहब अंजनी के सामने मुझे निकम्मा कहते हैं। मुझे शर्म आती है। आपको मैं खलता हूँ और मम्मा साहब को अंजनी। आप लोगों को घड़ी देखकर नाश्ता, खाना, चाय, गर्म पानी चाहिए। अंजनी बच्चों से पहले आप लोगों का काम करती है, लेकिन आप लोग खुशी नहीं होते। हमें जीने दीजिए दाऊ साहब। श्रीनिवास ने चिल्लाहट से बात शुरू की थी, फिर उसकी आवाज़ टूटती गई। अंजनी और बच्चे उससे पीछे सिमटे रहे। ये शायद पहली बार हुआ जब मम्मा साहब घबरा गईं। श्रीनिवास, चुप रहो ना, बुढ़ापे में इंसान बच्चों जैसा नासमझ हो जाता है। दाऊ साहब ने मम्मा साहब को हुरपेटा।
सारे षड्यंत्र आपके हैं। वैसे तो अंजनी और श्रीनिवास में 1000 खोट। अब मैं ना समझ, यह ज्ञानी हो गया। मैं इस हड़कंप में नहीं रहूँगा। श्रीनिवास और अंजनी ने चरण गए, पर डेरा बंध गया। दाऊ साहब में हनुमान जी की ताकत होती तो MIG को हथेली पर उठाकर जसों के मकान की छत पर स्थापित कर देते, कार ले जाते यदि चलाना जानते। जरूरत मुताबिक श्रीनिवास सारथी बनता था। श्रीनिवास निवेदन करता रहा, जा ही रहे हैं तो वो कार से पहुंचा देगा, किंतु उन्होंने जिस छोटे ट्रक में सामान लदवाया उसी में बैठकर प्रस्थान किया। तब से कम ही हुआ जब श्रीनिवास के घर गए हों। मम्मा साहब के 2 दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट और कैपिंग हुई तब गए। पथरी की सर्जरी के लिए गए। खुद बाथरूम में सिर के बल गिरे, चोट लगी, तब CT स्कैन के लिए गए। या कि पेंशनर समाज की जिला इकाई की वार्षिक बैठक में जाते हैं। गए, दूसरे दिन वापस। नहीं पूछते श्रीनिवास अपना परिवार किस तरह चला रहा है। और अब दिद्दा से ज्ञात होता है कि निकुंज की फीस को लेकर कुछ समस्या है तो श्रीनिवास उनसे तरीके से मदद मांगे। ये असुर दिद्दा के पुत्र से दुख कह सकता है, उनसे नहीं। दाऊ साहब भड़क रहे हैं। संधि जैसा प्रस्ताव रख मम्मा साहब ने अधिक भड़का दिया। श्रीनिवास को कोई समस्या है इसीलिए परेशान हुए जा रहे हैं, पर फोन लगाकर पूछ नहीं सकते क्या समस्या है। वो नहीं बता सकता। थोड़ी मदद कर दीजिए। हाथ जोड़ूं, मुझसे मदद लो। चलिए 1-2 दिन को हो आते हैं। नहीं जाऊंगा। और अब दाऊ साहब जा रहे हैं। पेंशनर समाज प्रतिवर्ष 5 सेवानिवृत्त लोगों को सम्मानित करता है। दाऊ साहब का सम्मान होना है। वे उत्साहित हो गए। यही तो चाहा, सम्मान मिले, सराहे जाएं, थोड़ा अहम की पूर्ति हो। सम्मान समारोह में संस्था के पदाधिकारियों, स्थानीय विधायक और महापौर ने इतने लंबे भाषण दिए कि सम्मानित किए गए 5 लोगों को समय के अभाव में बोलने के लिए मंच पर नहीं बुलाया गया। दाऊ साहब ने स्लिप भेजी, 2 शब्द कहना चाहते हैं। अग्रिम पंक्ति में बैठा श्रीनिवास भयभीत है। संतति की कितनी आलोचना करेंगे, पर दाऊ साहब समरसता पर बोले। इस मंच से बुजुर्गों के अधिकारों की खूब बात हुई। मैं दायित्व की बात करूंगा। हमें प्रयास करना होगा हम सम्मानित किस तरह बने रहें। हम सम्मानित बने रह सकते हैं यदि अपने बच्चों को सहयोग, सुरक्षा, स्नेह और सम्मान दें। हमें क्या नहीं मिला, अफसोस इसका नहीं, अफसोस हो हम क्या नहीं कर पाए उसकी भरपाई कैसे करें। बच्चों के अवगुण बताकर हम सही और सुखी नहीं हो पाते। दुख बताकर हम समाज की सहानुभूति, दया और करुणा पाना चाहते हैं। सहानुभूति क्यों? बुढ़ापा एक स्थिति है, सजा नहीं है। दया क्यों? बुढ़ापा एक अवसर है आगामी पीढ़ियों से घुल मिल जाने का। पर हमारी कमर झुक जाती है, हम तने रहते हैं। स्थिति बदलती है, पर हम खुद को नहीं बदलना चाहते। केंद्र से परिधि में नहीं आना चाहते, जबकि बच्चे अपनी भूमिका के लिए तैयार हो चुके हैं। वृद्धाश्रमों की संख्या क्यों बढ़ रही है? या तो बच्चों को हम अपने व्यवहार से इतना थका देते हैं कि वे हमें वृद्धाश्रम भेज देते हैं, या हम अपने व्यवहार से परिवार से कटते जाते हैं और वृद्धाश्रम जाना पसंद करते हैं कि वहाँ हमारी उम्र के कुछ लोग मिलेंगे। मेरा मानना है बच्चे जब बड़े हो जाएं, अभिभावकों को उनका असिस्टेंट बन जाना चाहिए। हम अपने हिस्से का पा चुके हैं, अब बच्चों की बारी है। जीवन का, प्रकृति का यही क्रम है। हमने अपने बच्चों में भविष्य देखा, वे अपने बच्चों में देख रहे हैं। बच्चों के लिए हमने जो कुछ किया वो हमारा कर्तव्य भर नहीं था, हमारी भावना और संतोष था। पर पता नहीं क्यों कर्तव्य एहसान बन जाता है, भावना स्वार्थ बन जाती है। तो हम अपनी पीढ़ियों को स्नेह दें, सहयोग दें, अवसर दें, मित्रता दें कि वो ताप और भरोसा बचा रहे जिसकी उम्मीद वे हमसे करते हैं। पर हम चुनौती और चेतावनी देने लगते हैं। समय बदलता है, बदलाव को हम आत्मसात ना करें पर स्वीकार करें। नए तरीकों को ना अपनाएं, पर बच्चों को उनके तरीकों से स्वतंत्र जीने दें। अपने समय में हम क्या कम फैशनेबल रहे? दाऊ साहब हंसकर भावुकता और भीतर की नमी को छिपा ले रहे हैं। श्रीनिवास चकित है। और अब आत्मशुद्धि। समारोह से लौटे दाऊ साहब हल्का महसूस कर रहे हैं। अहंकार, अभिमान के उतरने का हल्कापन। उनके जाने के बाद उनका कमरा निकुंज ने अपना कमरा बना लिया है। आज साफ चादर बिछाकर उनके लिए तैयार कर दिया गया। अपनी किताबें समेट पढ़ने के लिए वो दूसरे कमरे में जाने लगा। तभी दाऊ साहब ने पूछ लिया, निकुंज पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है दादू, आगे क्या विचार है?
MBA का एंट्रेंस दिया था, मुझे 4 अच्छे इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं, पर पापा कहते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फीस दे सकें। दाऊ साहब जब से आए हैं देख रहे हैं निकुंज उदास है। तुम्हारे पापा के पास पैसे नहीं हैं लेकिन ऐंठ बड़ी है। मेरी किस्मत खराब है, बड़े भैया लोग दोनों ताऊ के बच्चे इतने अच्छे कोर्स कर रहे हैं। दादू मेरा भी अरमान है, मुझे एजुकेशन लोन मिल सकता है। ऋण की बात पर दाऊ साहब उखड़ना चाहते हैं पर आवाज़ को थोड़ा कड़क कर मान गए। निकुंज तुम भी अपने बाप की तरह घमंडी हो। मेरी एक पोजीशन है और तुम ऋण लोगे? मुझसे नहीं कह सकते हो फीस चाहिए। मैं ऐसा गैर हो गया? मैं भी जिंदा हूँ। दादा जिंदा हो और समर्थ हो तो पोते को बाप से नहीं दादा से फीस मांगनी चाहिए, समझे ना? निकुंज को चमत्कार की चाह थी, चीखा, दादू मैं अपनी चॉइस का इंस्टीट्यूट ले लूँ? हाँ बता दो अपने बाप को कि दादू में अभी दम है। दाऊ साहब को गर्व हुआ और शर्म आई। उनके समक्ष भयभीत रहने के कारण निकुंज अधिकार से नहीं कह सका कि दादू मुझे फीस चाहिए। श्रीनिवास औसत बुद्धि ही सही न जमा सका वकालत, पर इस घर में उसका हिस्सा है। हिस्सा उसे उपकार की तरह नहीं अधिकार की तरह मिले। निकुंज बघेल खानदान का उत्तराधिकारी, भरे ऊंची उड़ान, वक्त इसी का है। दाऊ साहब ने आंखें मूंद ली। अच्छा लग रहा है सुरक्षित हैं। वो मनोबल भी पा रहे हैं जब दादन जैसे गांजा प्रेमियों को फटकार सकें। मेरे शरीर की ताकत खत्म हुई पर मन की दृढ़ता बाकी है। उन्हें आराम की मुद्रा में देख निकुंज कमरे की बिजली बुझाकर चला गया। और अब क्षमा प्रार्थना। नहीं जानता पुनर्जन्म होता है या नहीं, हो तो यही जिंदगी मिले, यही परिवार, यही बच्चे, पर ईश्वर उन गलतियों से बचाना जो मुझसे इस जन्म में हुई। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक बेहद खूबसूरत कहानी, गुस्ताखी माफ़। कहानी सुनकर अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं प्रतीक्षा करूँगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।